बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, बल्कि वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। आगे बढ़ें, इस वीडियो की मौज़ूआत की बात करें। मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपको ये तस्वीर दिखाई थी, तो तब मैंने आपसे क्या अर्ज़ किया था कि ये हैं बिलाल विर्क, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ एम एन ए। इनके साथ क्या हुआ? अभी इस कहानी में एक तब्दीली है, यकसर तब्दील हुई कहानी है, आपके सामने मैं रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि इस खाकसार को, इस नाचीज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो चीज़ लाइक नहीं करते ज़रूर कमेंट करके बताइए। साथ ही अलग न्यूज़ के लिए भी आपसे दरखास्त है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। डू लेट अस नो कि वहाँ हमें क्या चेंजेस करने चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तेरी मेहरबानी। अब आगे बढ़ें, इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करें, जो कुछ हो रहा है उसकी बात करें, कागजात नामजदगी छीनने के आखिरी दिन की बात करें। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर बिलाल विर्क, जब ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई तो मैंने अपनी जो सहाफ़ती जिम्मेदारी उसका एक हिस्सा तो ज़रूर पूरा किया था। रात गए तस्वीर आई थी और मैंने आपको बताया था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया और ये बताया है उमर अयूब साहब ने। इस तस्वीर की बात हुआ ये कि नून लीग वालों ने इमरान रियाज खान को, सदीक जान को, तारिक मतीन को, बहुत से लोगों को बड़ा निशाना बनाया, पीटीआई वालों को बड़ा निशाना बनाया और कुछ बातें की। अभी नून लीग वालों पर भी आएंगे, इस तस्वीर की कहानी क्या है इस पर भी आएंगे। लेकिन बहरहाल ये तस्वीर मैंने आपके सामने रखी थी। अब खबर यकसर मुख्तलिफ है, ये पहली हकीकत है। लेकिन एट्रीब्यूट करना कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर मेरी खबर है, मेरी खुद बात हुई है, मैंने खुद ये चेक किया है, तो इसका ओनस मुझ पर है। लेकिन जब मैं खबर किसी को एट्रीब्यूट करते हुए कहूंगा तो फिर मैं बताऊंगा कि ये उसने कहा है, ये उमर अयूब साहब ने कहा है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पता ये चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बता रहे हैं कि जो बिलाल विर्क साहब है, इन्होंने खुद उमर अयूब साहब को ये तस्वीर भेजी, दीगर लोगों को तस्वीर भेजी पीटीआई के, और पीटीआई के लोगों को तस्वीर भेजकर उन्होंने ये बताया कि ये उनके साथ हुआ है कि कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त उन्हें टॉर्चर किया गया और उन्होंने ये तस्वीर भेजी। अब ये उन्होंने क्यों किया है ये खुद वो बताएंगे। उनकी अहलिया आयशा मंजूर वट्टू साहिबा जो ट्विटर पे आई हैं और आके उन्होंने एक ट्वीट लिख के बताया कि सुबह से हमें कॉल्स आ रही हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या हुआ। तो मैं ये बताना चाहती हूं कि मेरे शौहर ठीक है, जो बताया जा रहा है वो नहीं हुआ है, ये उन्होंने दावा किया इस कहानी में। फिर हुआ ये कि सबसे ज्यादा इमरान रियाज खान जो है उन पे हमला शुरू हो गया कि ये फिर वही कर रहा है, ये पहले भी फेक न्यूज फैलाता था, ये अब भी फेक न्यूज फैला रहा है। इमरान रियाज खान ने भी ट्वीट किया था, मैंने भी किया था, सदीक जान ने भी किया था, बहुत से लोगों ने किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने किया था, कई इंडिविजुअल्स ने किया था और ये तस्वीर शेयर की थी। इनकी हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए तस्वीर शेयर की थी। इनकी अहलिया ने बताया कि इनका 8 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ था। राय साकिब खरल ने जब ये चीज बताई, इमरान रियाज खान ने शुक्रिया अदा किया और करेक्शन कर दिया और वो ट्वीट डिलीट कर दिया। मैंने इस ट्वीट पर जो मजीद चीजें मालूम हुई वो ट्वीट करके बता दी, आपको भी बता रहा हूं मैं। हुआ क्या कि इनका एक्सीडेंट हुआ था 8 दिसंबर को, उसके नतीजे में इन्हें चोट आई थी आंख के इस हिस्से पर, यहाँ स्किन भी डैमेज हुई थी और इनकी आंख बच गई। और अब जो है ये माजरा ये है कि ये तस्वीर कुछ और बनी थी, इसमें इनका अपना किरदार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के दावे के मुताबिक ये कहानी यहां आ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इस कहानी में तमाम लोगों को झूठा कहने वाले, वो तमाम लोग जिन्होंने कहानी बताई थी, उन तमाम लोगों तक ये कहानी उनकी अपनी नहीं थी, ये कहीं से पहुंची थी। तो सवाल एक और है ना कि ये बातें बता कौन रहा है। ये बातें वो बता रहे हैं जो कतरी खत लेकर आए थे, ये बातें वो बता रहे हैं जो जाली ट्रस्ट डीड लेकर आए थे, जो कैलिबरी फॉन्ट लेकर आए थे, जिनसे उनकी जायदाद की रसीदें मांगी गई थी। तो कौमी असेंबली में तकरीर करते हुए कहा था, हुजूर ये हैं वो जराए, तस्वीर दिखा रहे थे, मतलब अरबों रुपए की स्टील मिल्स लगाने वाले तस्वीर दिखा रहे थे। जो आज तक रसीदें नहीं दे सके वो ये बातें कर रहे हैं तमाम की तमाम। तो जो उनका झूठ है वो उनका झूठ है और अब तक उसी तरह से मौजूद है। वो अब तक उसकी कोई रसीद नहीं दे सके। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि वो जो जायदादें हैं वो नवाज शरीफ के बेटों की हैं, बेटे लंदन के शहरी हैं, बरतानिया के शहरी हैं और उनका इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। तो नवाज शरीफ अपने बेटों से भी जान छोड़ा चुके हैं। इस तरह की बातें करने वाले अब कह रहे हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो इनकी हकीकत तो यह है। आपको याद है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर जो उन्होंने ट्वीट की थी और कहा था कश्मीर से रिश्ता पुराना है, और उनके वालिद की वो तस्वीर जो लंदन की थी उसमें उनको कश्मीर पहुंचा दिया गया था।
یہ ان لوگوں کی اپنی حقیقت ہے. غلطیاں بہرحال مختلف ریزنز کے تحت لوگوں سے ہو جاتی ہیں، ان کی تصحیح کرنا یہی آگے بڑھنے والی بات ہے، اور اسی کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے. ایک معاملہ یہ اپنے اختتام کو پہنچا، نشانہ کچھ اور لوگ بن گئے. غلطی کسی اور کی تھی. بلال عمر نے یہ کیوں کیا، بلال بٹ نے یہ خود بتائیں گے، لیکن جو چیز آگے آ کر لوگوں پر پڑی ہے وہ ان کا یہ جرم نہیں تھا جن پر یہ پڑ گئی ہے. ایک بات، یہ جو تصویر ٹویٹ کرنے والے خود عمر ایوب صاحب ہیں، 25 مئی کو ان کی اپنی پیٹھ سرخ ہو گئی تھی، تشدد کا نشانہ بنا تھا. تو وہ شخص جو تشدد کا نشانہ بنا تھا، جیسے اس کے سامنے کہ وہ سابق وزیر ہے، ایک جنرل کا پوتا ہے، ایک سابق وزیر خارجہ کا بیٹا ہے، اس نے یہ دیکھا کہ جب یہ سب میرے ساتھ یہی سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ کسی کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کر سکتے ہیں. اس نے تصویر ٹویٹ کی، اس کی یہ غلطی تھی اور یہ اس کے نتیجے میں ہو گیا. باقی یہ لوگ خود بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، کیوں کیا تھا، اور اب ان سے جواب مانگا جا رہا ہے. دوسری چیز جو مجھے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے مسلم لیگ نون کا ایک سوال جو مسلم لیگ نون کر رہی ہے اب فوج سے. نادیہ نقی صاحبہ کے پروگرام میں میاں نواز شریف صاحب کی جو آئین بنانے کی، منشور بنانے کی، پارٹی آئین اور پارٹی منشور بنانے کی کمیٹی ہے، اس کے روح رواں عرفان صدیقی صاحب وہ آئے پروگرام میں، اور آ کر عرفان صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ 9 مئی کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، مٹی ڈالنی ہے تو اعلان کر دیں. فوج نے پریس کانفرنس کی لیکن بات آگے نہیں بڑھی. پارٹی لیڈر سزا بھگت رہا ہے لیکن پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پارٹی جو ہے وہ بھی الیکشن میں نہ ہو. میاں نواز شریف میں مقابلے کی ہمت صفر ہے، اس لیے وہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں. اور یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں نظر آ رہا ہے کہ پورے پنجاب میں مار پڑے گی، اس لیے پاکستان تحریک انصاف نہ ہو. پورے پنجاب میں مار پڑ رہی ہے، اس لیے جو پولیس جو ہے وہ کاغذات چھیننے کا عالمی ہفتہ منا رہی ہے. یہ اسی لیے منایا جا رہا ہے، اور پولیس لوگوں سے مسلسل کاغذات بھی چھین رہی ہے، بندے بھی چھین رہی ہے، وکلا بھی چھین رہی ہے، ان کے گھروں سے چیزیں بھی چھین رہی ہے، ان کے موبائل بھی چھین رہی ہے، ان کی نقدی بھی چھین رہی ہے. پولیس یہ کام مسلسل کر رہی ہے، اور یہ اب تو الیکشن کمیشن کا اپنا عملہ بتا رہا ہے کہ یہ کام پولیس انتہائی ذمہ داری کے ساتھ انجام دے رہی ہے. عرفان صدیقی صاحب جو بات کر رہے ہیں، پروگرام میں ان سے پوچھا گیا کہ کون کرے گا فکس. انہوں نے کہا کہ ادارہ کرے گا، جیسے آپ مقتدرہ کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، پھر کہہ لیں گے جیسے فوج کہتے ہیں، وہ کرے گا جب ان کے ساتھ ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ صحیح ہے، عرفان صدیقی صاحب جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے. 9 مئی جو ہے اس کے نتیجے میں یادگار شہداء پر، کور کمانڈر ہاؤس پر، دیگر عمارتوں پر حملہ ہوا. یہی نون لیگ کا پرابلم ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جماعت کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کر دینا چاہیے اور ان دہشت گردوں کو الیکشن میں نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے عرفان صدیقی صاحب کا کہنا. تو اس سلسلے میں میری عرض یہ ہے کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا اس میں جو یادگار شہداء پر ہوا، جہاں آیات قرآنی لکھی تھی، شہداء کے مجسمے تھے، ان کے کارنامے لکھے ہوئے تھے کسی تختی پر، ان پر حملہ کرنا بےہودہ ترین ہے. مگر اس کے بعد یہ جو بات ہوتی ہے نا، کور کمانڈر ہاؤس، دیگر عمارتیں وغیرہ، ان سے بڑا حملہ تو مسلم لیگ نون نے کیا تھا. مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ میں حملہ کیا تھا. میاں نواز شریف صاحب پارٹی رہنماؤں کو لے کر، جتھے کو لے کر بنفس نفیس حملہ کرنے پہنچے تھے، خود پہنچے تھے. تو وہ اس سے بڑا حملہ تھا، اور وہ ملک کی سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا تھا. جب میاں نواز شریف صاحب کو وہاں سینگ پھنسانے کے بعد مسائل درپیش تھے تو مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ کیا تھا. تو کیا میاں نواز شریف صاحب کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا؟ ان کی جماعت کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا؟ نہیں ہوا. ان کی جماعت کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ان کی جماعت جو ہے وہ پھر اس کے بعد آ گئی تھی بات طیارہ سازش کیس تک، ہائی جیکر بنا دیا گیا. میاں نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں نا کہ میں صبح وزیر اعظم تھا، مجھے شام کو ہائی جیکر بنا دیا گیا. تو اس طیارے کو نہ اترنے کی پرمیشن یہ تو پورے پاکستان نے، پوری دنیا نے دیکھ رکھی ہے. اب یہ میاں نواز شریف صاحب نہیں کر رہے تھے تو کون کر رہا تھا؟ میاں نواز شریف صاحب اس کی حقیقت بتائیں، باقی لوگ بتائیں، اور اس کی تحقیقات ہوں. جس طرح 9 مئی کی تحقیقات ہونی چاہیے نا، شفاف آزادانہ تحقیقات. 7 ماہ ہو گئے، چالان پیش نہیں ہوتا، کیونکہ چالان پیش ہوگا، اس کے ثبوت پیش ہوں گے، عدالت آگے بڑھے گی اور ثبوت مانگے گی. جب عدالت ثبوت مانگے گی تو پھر عدالت کو بتانا پڑے گا کہ یہ صنم جاوید اس جگہ، اس کی یہ تصاویر، اس کی یہ ویڈیوز، یہ پیٹرول ڈال کے آگ لگا رہی تھی، یہ طیبہ راجہ کر رہی تھی، یہ عالیہ حمزہ کر رہی تھی، یہ خدیجہ شاہ کر رہی تھی، یہ یاسمین راشد کر رہی تھی. وہ خدیجہ شاہ جو گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، اس گاڑی کی چھت پہ موجود اندلیب عباس نعرے مار رہی تھی، اندلیب عباس ٹھیک ہے، خدیجہ شاہ غلط ہے. ایسے عدالتوں میں چل نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا. ایک بات. دوسرا یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو یادگار شہداء پر کیا گیا، جہاں آیات قرآنی لکھی تھی،
इससे भी बड़ा जुर्म हुआ था, इससे बड़ा जुर्म हुआ था सानेहा मॉडल टाउन में। सानेहा मॉडल टाउन में बंदों को मारा गया था, जीते जागते बंदों को मारा गया था, हामिला खवातीन के चेहरों पर गोलियां मारी गई थी। और लोग जब उसकी बात करते हैं तो फिर ये याद रखना चाहिए कि फरमाने रब्बानी है, एक इंसान का कत्ल, एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो वहां तो कत्ल किए गए थे। फिर लोग ये कहते हैं कि नहीं, फिर सानेहा साहिवाल की बात करें जो इमरान खान साहब की हुकूमत के दिनों में हुआ था। सानेहा साहिवाल जहां एक गाड़ी में एक खानदान था, वहां गोलियां मार के उन लोगों को मार दिया गया था, उसकी भी बात करें तो याद रखिएगा सानेहा साहिवाल में उसकी भी इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई, मुजरिम उसके कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचे, यह हमारे यहाँ की एक बड़ी हकीकत है। मगर सानेहा साहिवाल में क्या इमरान खान का सियासी महरिक था? क्या वहां उन लोगों ने जो उस गाड़ी में सवार थे एक सियासी मुहिम का ऐलान कर दिया था इमरान खान के खिलाफ? इंटेलिजेंस की गलती थी, सानेहा साहिवाल एक इंटेलिजेंस की गलती थी। मगर जो कुछ मॉडल टाउन में हुआ था उससे पहले ताहिरुल कादरी ने, दीगर सियासी रहनुमाओं ने बैठकर यह ऐलान किया था कि वो उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ मुहिम निकालने जा रहे हैं। और उसके बाद मिनहाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट पर वहां पर ये कार्रवाई की गई थी, उसके नतीजे में हम बात हुई थी। तो उसके पीछे राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, उस वक्त की पंजाब हुकूमत, उन पे इल्जाम आ रहा था, एफआईआर्स में उनका नाम था। वो इंटेलिजेंस की गलती नहीं थी, एक सियासी मुहिम का आगाज होने जा रहा था। उस सियासी मुहिम को रोकने के लिए हुकूमत ने अपनी कार्रवाई की थी, उस कार्रवाई के नतीजे में हमने जाने जाती हुई देखी थी। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। और ये बड़ी हकीकत यादगार शहदा पर जो बेहूदगी की गई थी उससे बड़ा जुर्म है। क्या इस जुर्म का इंसाफ हुआ? अगर इस जुर्म का इंसाफ नहीं होगा, 9 मई का हो जाएगा, तो लोग कैसे मानेंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट पर हमले का इंसाफ नहीं होगा और 9 मई का इंसाफ हो जाएगा तो लोग कैसे मानेंगे? तो इंसाफ करना है तो मुकम्मल करना होगा, आजादाना तहकीकात के नतीजे में करना होगा, लोगों के सामने हकाइक लाने होंगे, लोग हकाइक को देखेंगे और उसके बाद मानेंगे। इस मुल्क में जिसने जो जो किया है उसका पूरा कच्चा चट्टा साफ होना चाहिए, इससे कौन इनकार करेगा। लेकिन 9 मई वाले दिन इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मौके पर मियां नवाज शरीफ बनफ्से नफीस मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वालों में। इस हकीकत से कौन इनकार करेगा? तो ये बहुत बड़ी हकीकतें हैं। इरफान सिद्दीकी साहब जब ये बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तुन देना चाहिए, हटा देना चाहिए मुकाबले से, तो फिर इन हकीकतों का जवाब इरफान सिद्दीकी साहब को, दीगर लोगों को देना होगा। आखिर में लतीफ खोसा साहब को एक पैगाम दे दिया गया, यानी इमरान खान का जो भी साथ देगा उसको पैगाम दिया जा रहा है कि क्या होगा। लतीफ खोसा साहब की बहू वो जमा कराने गई कागजात हाफिज फरहद अब्बास के, और उस मौके पर उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो सामने आ गई, वीडियो में देखा जा सकता है उनको, उनके साथ मौजूद खवातीन को पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया गया, मर्द पुलिस वाला साथ बैठ गया। ये बेहूदगियां हमारे यहां हुई हैं, मर्द पुलिस वाला साथ बैठ गया, वो पूछने कहां लेकर जाने के लिए चले और उनको थाने ले जाया गया। ये हमारे यहां काम हुए हैं, इस तरह से हुए हैं। लतीफ खोसा साहब को पैगाम दिया गया इसके जरिए कि आप इमरान खान का अगर साथ देना चाहते हैं, आपका बेटा, आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो फिर इसकी ये कीमत है, इमरान खान का साथ देने की कीमत है। अब पूरे मुल्क में वाकयात देख रहे हैं, ये वाकयात मुसलसल हो रहे हैं, बंदे उठ रहे हैं। अब जो लोग इन चीजों को झूठ कहना चाहते हैं, जो लोग झूठ कह रहे हैं इमरान रियाज खान पे, तारिक मतीन पे, सिद्दीक जान पे बात कर रहे हैं, तो वो जवाब दें कि क्या मुनी सलाही की वालदा के साथ जो हुआ वो झूठ है, जो इम्तियाज डार की अहलिया के साथ, आपा रेहाना के साथ, उस्मान डार की वालदा के साथ हुआ, क्या वो झूठ है, जो शेख इम्तियाज महमूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के सदर उनकी अहलिया बता रही हैं, क्या वो झूठ है, क्या जो दीगर लोग बता रहे हैं वो झूठ है, जो हमारे सामने वीडियोस में नजर आ रहा है वो झूठ है, जो खुद इलेक्शन कमीशन का अमला, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर लाहौर ये बता रहे हैं कि इस वक्त पुलिस ये तमाम कार्रवाइयां अंजाम दे रही है और इंतखाबी अमल पर सवालिया निशान लग रहे हैं, क्या वो झूठ है? इस बात की भी हकीकत लोगों को बतानी होगी, वगरना कोई भी नहीं मानेगा। हम्माद अजहर साहब के साथ क्या हुआ? हम्माद अजहर के कागजात नामजदगी जमा होने का मामला था और वहां पर फिर डीआरओ को खुद पहुंचना पड़ा, पुलिस मौजूद थी, बुकला को अंदर जाने नहीं दे रही थी, गिरफ्तार करने के लिए तैयार थी, इससे पहले भी मना कर दिया गया। हमने ऐसी वीडियोस देखी कि जब खुद आरओ कह रहे हैं कि नहीं लेता तुम्हारे कागजात, आरओ कह रहे हैं नहीं लेता तुम्हारे कागजात, तो फिर हम्माद अजहर साहब के कागजात जमा कराने खुद आना पड़ा और डीआरओ को पुलिस वाले रोक रहे थे। उसने कहा जाएं अपने डीआईजी से बात करें, आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन का अमला कह रहा है कि आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है, ये सिचुएशन है, ये हकीकत है। इस हकीकत का क्या करेंगे? आप एक तस्वीर को लेकर बैठ गए और कह रहे हैं कि ये झूठ हो गया, उसमें उस शख्स का अपना किरदार है, लेकिन इस हकीकत का क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने है, ये सवाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने है, ये सवाल पूरे पाकिस्तान के सामने है। इस सवाल का कोई भी जवाब देने को तैयार
نہیں ہے, اور اس کے باوجود بھی جو انتخابات ہو رہے ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ کا نام دیا جا رہا ہے. ہمارے یہاں لوگ بضد ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. ایسی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کوئی بھی مانے گا نہیں. ابھی ایک اور کام ہونا ہے, وہ کام یہ ہونا ہے کہ جب یہ کاغذات نامزدگی لڑا کے, جلوس لا کے, محنت کر کے, شکایتیں کر کے جمع ہو بھی گئے ہیں, تو اب اس کے بعد آئیں گے محب وطن شہری, اور محب وطن شہری آ کر شکایت کریں گے کہ ہمیں اس شخص کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض ہے. یہ ہوگا دوسرا مرحلہ, اور اس دوسرے مرحلے میں نئی مصیبتیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے سامنے ہوں گی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.